हेलो दोस्तों, फाइनली टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं यहाँ हर टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। जितना ज़रूरी होगा उतनी चीज़ें हम यहाँ पे नोट करेंगे। पूरी नोट्स मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ। पूरा नोट्स अगर एक एक नोट्स यहाँ पे नोट कराया जाए तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा और एक टॉपिक को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं नोट्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेल कर देंगे। मेल जो है मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। उसके बाद वहाँ से आप नोट्स लेके अपनी नोट्स प्रिपेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होगा। एक बार यहाँ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद नोट्स नोट करेंगे और उसको पढ़ पढ़ के नोट करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। केमिकल यहाँ पे डिनोट करता है केमिकल रिएक्शन को। केमिकल किसको डिनोट करेगा? केमिकल रिएक्शन को। और काइनेटिक्स यहाँ पे डिनोट करता है रेट को। रेट को, या हम कह सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहे तो स्पीड कह सकते हैं, स्पीड को, या आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल क्या कहता है ये? ओवरऑल केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जिसमें जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट, किसी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो क्या हो गया? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन के रेट के साथ डील करेंगे। ठीक हो गया। और कौन से जो फैक्टर है इसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन ही देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को सीधा रिप्रेजेंट मैं अगर करूँ तो स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन होता है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। डी एक्स बाई डी टी होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन में डी एक्स और डी टी क्या है? डी एक्स है यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। और जो dt है, dt यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा टाइम? यूनिट टाइम। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि टेकन टाइम, कितना टाइम लिया गया है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। किसी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किसी यूनिट टाइम में कितना चेंज आया है। ध्यान से सुनना, किसी यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। अगर हम बात करेंगे तो एक रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है? एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि टाइम के साथ साथ क्या होता है? रिएक्टेंट डिक्रीज करते हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि अ, किसी यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज आया है या किसी यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो किसके लिए यूज होंगे तो बता देती हूँ। जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। पॉजिटिव किसके लिए यूज होगा? प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। और नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट के लिए यूज होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, जैसे एक रिएक्शन है इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है,
यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगा, इसलिए प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा टाइम के साथ, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसलिए इसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव टर्म, नेगेटिव साइन। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करनी है हमें, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा dx/dt। ठीक है, इस ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस प्रोडक्ट के लिए माइनस रिएक्टेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे बात करूँ तो ऊपर वाला टर्म क्या था, ऊपर वाला टर्म है या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। एक्स क्या है, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। डी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लूँ तो कंसंट्रेशन हम हमेशा कैसे लेते हैं, पहले मैं ये बता देती हूँ कि ऊपर वाला टर्म हमारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला टर्म हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हमेशा क्या रहती है, मोल पर लीटर, हमेशा क्या रहेगी, मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या रहेगी, टाइम की यूनिट रहेगी सेकेंड। तो टाइम की यूनिट सेकेंड रहेगी। अब इसको मैं ओवरऑल लिखूँ तो ओवरऑल यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। ये रहती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। ठीक हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यही रहने वाली है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड ही रहेगी। किसके लिए, ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये जो यूनिट रहती है हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड ही रहती है। ये कभी भी कहने का मतलब है ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगी, नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो हम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड रहेगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। अगला टॉपिक होगा रेट इक्वेशन। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रेट इक्वेशन। देखो रेट इक्वेशन क्या होगी, मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ उसके लिए रेट इक्वेशन देखेंगे हम। एक रिएक्शन ले ली मैंने, N1A प्लस N2B, ये फॉर्मेशन करेंगे प्रोडक्ट का, क्या बनाएंगे, N3C प्लस N4D। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं रेट इक्वेशन की बात करूँ तो ये रेट इक्वेशन जो है, रेट इक्वेशन हमारा रेट को निकालने में क्या करेगा, हेल्प करता है। रेट को निकालने में हेल्प करता है, तो रेट किसके इक्वल होगा, रेट इक्वल होगा, ध्यान रखना यहाँ पे रेट इक्वल होगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था, रेट किसके इक्वल होता है, रेट इक्वल होता है dx/dt। तो ये देख लेते हैं। तो ए सबके रिस्पेक्ट में देखो रेट इक्वेशन एक एक रिएक्टेंट और एक एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट निकाल सकता है। तो ये पहले ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है। तो रेट इक्वेशन के जरिए क्या करेंगे, हम पहले ए के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में रेट कैसे निकालेंगे, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन, देखो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टेकन टाइम या यूनिट टाइम। तो क्या लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए ए लिया है मैंने, विद टाइम dt। ठीक है, अब क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो चार्ज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, क्या है,
कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिया जाता है, तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लेंगे। तो इस तरीके से हम ए के रिस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हैं। अगर हमें ए दिया है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट n1 दिया है और ए दिया है तो हम रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला, अगर मुझे बी के रिस्पेक्ट में रेट निकालना हो तो क्योंकि ये भी रेट ही है तो मैं इसको इसके इक्वल ले लेती हूँ। बी के रिस्पेक्ट में अगर रेट निकालना है तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी इन यूनिट टाइम, ठीक है। ये भी रिएक्टेंट है तो इसके लिए भी नेगेटिव लेंगे और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सॉरी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालूं तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखो ये प्रोडक्ट है हमारे लिए, तो यहाँ पर रेट कैसे निकलेगा, रेट इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, और हमें पता है कंसंट्रेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, और जो स्टोइकियोमेट्री है वो कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। उसके बाद डी के रिस्पेक्ट में निकालो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी इन यूनिट टाइम, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो रेट होगा क्या होगा, पूरे रिएक्शन के लिए, चाहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाले चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाले, दोनों के लिए रेट इक्वल होगा। तो इन चारों को आप इक्वल इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर इक्वल बना के साथ में ही लिख लेना, पहले ये वैल्यू लिखना, फिर उसके बाद इक्वल करके ये वैल्यू, फिर इक्वल करके ये वाली वैल्यू, और फिर इक्वल करके ये वैल्यू। नोट से देखेंगे तो वहाँ पे इजीली सब कुछ आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हम नेगेटिव चार्ज यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यूज़ कर रहे हैं। तो जो, अगर मैं बात करूँ नेगेटिव चार्ज डी ए अपॉन डी टी, तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहाँ पे ए क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है ना, ए रिएक्टेंट है, क्या बनाया था, ए बी क्या बना रहे हैं, सी एंड डी। तो ए क्या है, रिएक्टेंट है, ए क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिसअपियर हो रहा है, तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के डिसअपियरेंस का रेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ माइनस डी बी अपॉन डी टी, तो ये क्या करेगा, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए डी सी अपॉन डी टी को, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ, देखो अब सी डिसअपियर नहीं हो रहा है, सी प्रोडक्ट है, सी डिसअपियर नहीं हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डी के रिस्पेक्ट में लूँ तो डी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी डी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। अब अगर यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपको दे दिया जाता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की वैल्यू इतनी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की ए की वैल्यू इतनी है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, फिर नेगेटिव चार्ज को इस फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया, ये पूरी वैल्यू उसने दे दी है, फिर सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन दिया जाता है तो ये पूरा एज इट इज़ यूज़ करेंगे, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया जाता है तो वहाँ डिसअपियरेंस की बात उसने खुद ही कह दी, मतलब नेगेटिव चार्ज को उसने खुद ही इंक्लूड कर दिया, उस केस में सिर्फ वैल्यू रखेंगे और 1/n1 कर देंगे, ठीक है। ऐसा ही बी के लिए भी होगा, और सी और डी के केस में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज ही यूज़ होने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ क्या देखी कि ये जो ब्रेकेट होता है
ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा कंसंट्रेशन, जो कि एक्टिव मास है, यानी कि जो यहाँ पे रिएक्शन में यूज होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। और इस कंसंट्रेशन को हम हमेशा कैसे लेंगे, इस कंसंट्रेशन को लेंगे मोल पर लीटर में, ठीक है। यहाँ पे मिलीमोल वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये जो वैल्यूज है वो ग्राम या किलोग्राम में दी होंगी, तो इस केस में आप इसको कन्वर्ट करेंगे मोल में, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करेंगे और देन यूज़ करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के बाद यूज़ करनी है। और मोल में ग्राम और किलोग्राम को कैसे यूज़ कन्वर्ट किया जाता है, हमें पता हुआ है कि जो मोल होता है वो क्या होता है, ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट। जो मोल होगा वो कैसे निकलता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकलता है। तो वेट ग्राम या किलोग्राम में होगा, उसको मॉलिक्यूलर किलोग्राम में होगा तो ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम में होगा तो एज इट इज़ ले लो, फिर उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो मोल निकल जाएगा। अगला टॉपिक है रेट लॉ। रेट लॉ की बात करेंगे। देखो रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है, एक रिएक्शन है, अगर हमारे पास N1A प्लस N2B, ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पे रेट लॉ कहता है कि जो रेट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान से सुनना, रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के एक्टिव मास। प्रोडक्ट का ये एक्टिव मास है, मैंने क्या कहा था, जो ब्रैकेट में लेंगे वो क्या होगा, एक्टिव मास। तो ये क्या होगा, रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंट के एक्टिव मास के, रिएक्टेंट ए और बी, ए और बी के एक्टिव मास का प्रोडक्ट। एक्टिव मास का प्रोडक्ट मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो एक्टिव मास का प्रोडक्ट के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी। ये जो रेट लॉ होता है ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। रेट लॉ क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है, इसको आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट लॉ हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो पावर होती है वो पावर भी क्या रहती है, एक्सपेरिमेंटल रहती है। यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो N1 के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये N1 या N2 है, ये स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये दोनों स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। ये N1 के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स और वाई है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ ये क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की ऑर्डर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटाती हूँ तो यहाँ पे रेट किसके इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको के कहते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा, के ए दी पावर एक्स एंड बी दी पावर वाई। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा रेट। और रेट में जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद जो के आया है ये के है रेट कांस्टेंट। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की बात करें तो इस रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट की बात कर लेते हैं। ये जो रेट कांस्टेंट है इसके लिए यूनिट देख लेंगे। हमने क्या पढ़ना है, यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, तो रेट कांस्टेंट क्या है, क्या है रेट कांस्टेंट। मैंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है Na, एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट होगा, रेट क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, ठीक है। और ये जो पावर होती है पावर एन, एन यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, एन है ऑर्डर, ठीक है। आपको डाउट होगा तो इसके लिए मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, इसको एक्स ले लेंगे, ठीक है। ये क्या है, एक्स है।
अब यहाँ पे हमने कहा कि जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको के कह रहे हैं, और इसी के की हमने यहाँ पे बात करनी है। तो के की अगर बात करूँ तो के किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी पावर एन को हम इस इक्वल के अपोजिट साइड भेज देंगे और क्या आ जाएगा, ए डी पावर एन। ठीक है। अब यहाँ पर रेट की अगर बात की जाए तो हमें पता है, क्या पता है हमें, जो आर होता है, आर का आर के के रेट की बात कर रहे हैं, आर सॉरी के यूनिट की बात कर रहे हैं। के की क्या निकालनी है, हमने यूनिट निकालनी है। तो यूनिट आर की यूनिट क्या रहती है, आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा क्या रहेगी, कहा है, मोल पर लीटर पर सेकंड, यही रहेगी। तो मोल पर लीटर पर सेकंड रहने वाली है। और यहाँ पे जो ए डी पावर एन है, तो ए क्या है, ए भी तो कंसंट्रेट, ए ब्रैकेट में लिया है, मतलब ए का एक्टिव मास लिया है, तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ही है। और कंसंट्रेशन का क्या रहता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर रहती है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, क्या है, इसकी पावर एन है। तो इसकी पावर एन है तो हमने क्या लेना पड़ेगा, इसकी पावर में एन को लेना पड़ेगा। अब इसकी पावर में एन ले लिया तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा, देखो, ये जो टर्म है मोल पर लीटर, और यहाँ भी मोल पर लीटर सेम है। जब दो टर्म सेम होते हैं और डिवाइड होते हैं तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को ऊपर अगर भेजे तो ये जो नीचे वाली पावर है, ऊपर वाली पावर से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे नॉर्मली कोई पावर नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इसकी पावर 1 है। तो जो n है 1 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि n डिवाइड, जो n है वो डिवाइड वाली वैल्यूज की पावर है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल मोल पर लीटर ही आएगा, मोल पर लीटर ही आएगा। और यहाँ पे बनेगा मोल पर लीटर ही आएगा और 1 माइनस एन आ जाएगा, 1 माइनस एन। जो ये सेकंड इनवर्स है ये एज इट इज़ रहेगा। ये के की यूनिट है, यही के की यूनिट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है। हमने जो पी वाई क्यूज़ देखे थे, अगर आप में से किसी ने पी वाई क्यू सारे फॉलो किए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बन रखा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये कब की बात है, ये तब की बात है जब हम सॉल्यूशन लेते हैं या हम कहते हैं कि हमने किस टर्म में लिया है, कंसंट्रेशन के टर्म में रिएक्टेंट लिया है। लेकिन अगर रिएक्शन गैसियस हो, अगर रिएक्शन क्या हो, गैसियस रिएक्शन हो, तो गैसियस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो भी गैसियस होते हैं। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की के प्लेस पर क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना गैस का प्रेशर। नॉर्मली हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन गैसियस रिएक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर यूज़ करते हैं। और प्रेशर अगर यूज़ करेंगे तो प्रेशर की यूनिट क्या रहती है, एटीएम। तो हम कंसंट्रेशन की पूरी यूनिट को एटीएम से रिप्लेस कर देंगे। तो इस केस में के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एटीएम, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटीएम आ जाएगा यानी कि एटमॉस्फेयर, और इसकी पावर आ जाएगी 1/n। सेकेंड इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, ये सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। ये कब है, ये तब के लिए है जब रिएक्शन गैसियस हो। ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें ये जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पूरा। हमारे पास फार्मूला निकल के क्या आया है, फार्मूला निकल के आया है कि जो के की यूनिट रहेगी, के की यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। तो अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालो कहूँगी तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालो, साथ में आप लोग निकालेंगे। ज़ीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या रहेगी, ज़ीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट निकालनी है तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकालनी है तो एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एन मैंने पहले ही बता दिया है, एन क्या है, ऑर्डर है, एन ऑर्डर है। तो एन के प्लेस पे ऑर्डर लेंगे 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ज़ीरो, ज़ीरो ऑर्डर के लिए कहा है तो ज़ीरो। फिर सेकेंड इनवर्स एज इट इज़ रहेगा, क्या आएगा, मो देखो 1 माइनस ज़ीरो 1 ही आएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट रहेगी। एक एक ऑर्डर के लिए रटने से अच्छा ये फॉर्मूला
याद कर लो, यहाँ से आप किसी के लिए भी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ना पूछ के 1.5 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो ये फॉर्मूला याद करना इम्पोर्टेंट है। और फॉर्मूले याद नहीं भी करोगे तो इससे इजीली निकल जाएगा आपका। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए कहूँ तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगा, देखो, मोल पर लीटर 1 माइनस एन क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर मैंने क्या लिए फर्स्ट, तो एन की वैल्यू आएगी फर्स्ट 1 और सेकेंड इनवर्स। तो इस केस में क्या आएगा, 1 - 1 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पर सिर्फ ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल के देख सकते हैं। अब अगर एक फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी देख लेते हैं। अब अगर सॉरी, अब अगर आपसे पूछ लिया कि 3/2 किसके लिए निकाल के दिखाओ, 3/2 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल के दिखाओ। तो 3/2 के लिए कैसे निकालेंगे, 3/2 के लिए निकालनी है, देखो, मोल पर लीटर 1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स, तो एज इट इज रहेगा। 1 - 3/2 कितना होगा, 1 - 3/2 अगर मैं निकालूं तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को इधर ले लेंगे, 2 माइनस इसके नीचे 1 है तो इसको एज इट इज लेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आएगा। और 2 - 3, 2 - 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 आ जाए, -1 आ जाएगा, इधर पावर में 2 आएगा, क्या आएगा, पावर में 2 आएगा। 2 इधर 1 था तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, 1 3 जा 3, ठीक है। तो 1 रहेगा, फिर 1 के बाद ये 1 है, 1/2, कैसा 1/2, माइनस का 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है, मोल पर लीटर माइनस माइनस 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मोल के ऊपर तो क्या आ जाएगा, माइनस, मोल के ऊपर आ जाएगा -1/2, और एल जो लीटर है, लीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, देखो पहले तो 1 और जो -1/2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा। ऐसे अगर इस रिलेशन में होते हैं तो मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो लीटर क्या हो जाएगा, हाँ, लीटर दी पावर हाफ, और सेकेंड की पावर तो एज इट इज रहेगी सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर किसके लिए, 3/2 अगर ऑर्डर होगी। अगला है, अगला टॉपिक है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखना हमने, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, रेट अगर मैं निकालूं तो रेट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, तो ए के ऑर्डर को एन से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसकी यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा हुआ है यहाँ पे। अब ये हमने कोई ले ली nth ऑर्डर रिएक्शन, जिसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर है। अब जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में जो ए का कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा 1 मोल पर लीटर होता है, हमेशा क्या रहेगा, 1 मोल पर लीटर। तो ए का कंसंट्रेशन रहने वाला है 1 मोल पर लीटर। अब 1 मोल पर लीटर रहेगा तो इसका मतलब ए की जगह क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, ए के प्लेस पे 1 आएगा, तो 1 की पावर कुछ भी ले लो, वैल्यू 1 ही आने वाली है। तो इस केस में जो रेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की। जब रेट आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है तो ये कंडीशन होती है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो रेट कांस्टेंट होगा,
इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को क्या कहेंगे हम, रेट कांस्टेंट को ही स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। देखो रेट कांस्टेंट को ही तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। अब तो अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करूँ, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट होगी के इक्वल। तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट ही स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक तो मुझे यूनिट चाहिए मुझे, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन की, एक रेट कांस्टेंट की, एक रेट कांस्टेंट की, और एक मुझे यूनिट चाहिए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की। निकाल के दिखाओ तो क्या होगा, देखो मैंने पहले ही बता रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन की तो हमेशा यूनिट सेम रहेगी, क्या रहेगी, मोल पर लीटर, सॉरी क्या लिख रही हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन की तो हमेशा यही रहने वाली है। लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर की बात करूंगी तो सेकंड ऑर्डर में 1 - n का रिलेशन लेते हैं। 1 - n क्या रहेगा, 1 - n माइनस का 1 रहेगा, यानी कि मोल पर माइनस का 1 आएगा, एल पर प्लस का 1 आएगा, और स्पेसिफिक सॉरी सेकंड पर माइनस का 1 आएगा। तो ये किसके लिए हो गया, ये है रेट कांस्टेंट के लिए। और हमें पता है कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो इसका भी इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये है सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या अगला टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है अगर हमारे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B, और ये फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये भी रेट को ही बताता है। ये कहता है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के, क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। और इनकी जो पावर होगी, देखो रेट लॉ क्या कहता था, रेट लॉ भी सेम चीज कहता था, रेट लॉ भी सेम कहता था, लेकिन रेट लॉ को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही थी और इसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रेट लॉ भी यही बात कहता था कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी यही कहता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कहता है कि इनकी पावर क्या रहेगी, स्टैक्योमेट्री, जो भी इनकी स्टैक्योमेट्री होगी वही इनकी पावर रहेगी, ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट लॉ क्या कहता था कि इसकी जो पावर होगी वो एक्सपेरिमेंटल होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेट क्या निकलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट किसके इक्वल निकलेगा, के ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन, इनकी पावर है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चलेगी, पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरेटिकल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना लेके थ्योरेटिकल वैल्यू ली जा रही है, क्योंकि N1 और N2 हमें थ्योरेटिकली पता चल जाता है कि क्या है रिएक्शन को देख के, जब रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और हमें पता है कि जो रेट लॉ है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं एक रिएक्शन लेती हूँ N1A प्लस N2B, ये प्रोडक्ट बनाते हैं N3C प्लस N4D। तो इस केस में अगर अगर ये रिएक्शन एक ही साइड रिवर्जिबल इरिवर्जिबल ना हो के रिवर्जिबल हो, तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनता है के इक्विलिब्रियम का, ठीक है। के इक्विलिब्रियम मीन्स
इक्विलिब्रियम पर रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट की। तो रेट क्या रहता है, अगर मैं रेट की बात करूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है, रेट क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, उसके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनकी पावर है n1 एंड n2। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, के, उसको एफ ले लेते हैं फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। अब अगर मैं फॉरवर्ड की बात ना करके बैकवर्ड की बात करूँ, इसकी बात करूँ, बैकवर्ड की बात करूँ, तो बैकवर्ड में आप देखेंगे कि रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अब यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ को प्रोसीड हो रही है, इसका मतलब इसके लिए रिएक्टेंट क्या होगा, इसके लिए रिएक्टेंट ये होगा, क्योंकि इधर से सी और डी मिलकर ए और बी बना रहे हैं, इसका मतलब सी और डी पर ही तो डिपेंड करेगी ना इसकी रेट, तो इसकी रेट तो किस पर डिपेंड करने वाली, सी और डी पे। तो इसके लिए हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हम किसका लेंगे, सी एंड डी का कंसंट्रेशन लेंगे, और इनकी जो पावर है वो क्या लेने वाले हैं, n3 एंड n4 लेंगे, ठीक है। और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या लेंगे, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर मैं बात करूं के इक्विलिब्रियम की, तो के इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आती है, जब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिएक्टेंट में। तो ओवरऑल यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखना रेट ऑफ रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैं कह रही हूँ 2 की स्पीड से इधर बन रहा है तो 2 की स्पीड से इधर भी बन जाएगा, जिस कंसंट्रेशन से, जिस रेट से ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, तो इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि जिस रेट से ए पी बनाएगा उसी रेट से पी ए बनाएगा, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे, पहले मैं के इक्विलिब्रियम ना लिख के इसको नॉर्मली ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। के इक्विलिब्रियम उसको बाद में बना लेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन की मैं अगर बात करूँ, तो मैंने क्या कहा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब इन दोनों में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को मैं इक्वल करूँ तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा के एफ concentration of A दी पावर n1 concentration of B दी पावर n2 किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, के बी, सी की कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, पावर n3 एंड n4, n3 है ये n4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा आगे देखो, अगर मैं के एफ अपॉन के बी करूँ, के एफ अपॉन के बी करूँ तो क्या हो जाएगा, सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन एंड बी का कंसंट्रेशन। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे जो के एफ अपॉन के बी है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं के इक्विलिब्रियम से। ये किसके इक्वल होता है, के इक्विलिब्रियम से। तो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, concentration of product and concentration of reactant। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा जहाँ पे ये जो n है ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है, ये n क्या है, n है हमारे स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। n क्या है हमारे, n इज स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम मिल जाता है, के इक्विलिब्रियम के एफ अपॉन के बी होता है, जो कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इक्वल होते हैं।